हेलो एंड वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सबों का एडजेक्टिव्स के इस कंटिन्यूड सीरीज यानी वर्कशॉप में। फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले मैंने आपको कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कंप्रीहेंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, इट इज ऑल द मोर बेटर इफ यू वर्क इन माई कंपनी। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है अच्छा रहेगा अगर आप मेरी कंपनी में काम करो। ठीक है, अच्छा रहेगा तो आप ये देखो, अगर आपकी आंखें तेज है तो आपको दिख गया होगा, मैंने कहा था डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव इन द फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। यानी आप गुड का अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, बेटर करते हो ना, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या कर देते हो, आप बेस्ट कर देते हो। चलो अच्छी बात है, जब बेटर पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री में है तो आपको जरूरत क्या है इसके साथ फिर से मोर लगाने की। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा गया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से क्या करोगे, सिर्फ आप मोर नहीं हटाओगे बल्कि ऑल द मोर जो ये एक्सप्रेशन है, ये तीनों के तीनों जो ये शब्द हैं ये सारे अननेसेसरी हैं, ये अननेसेसरी है। इसलिए आप क्या करना कि ये ऑल द मोर को यहां से आप हटा दो और फिर सेंटेंस पढ़ करके देखो सेंटेंस क्या कहता है, इट इज बेटर इफ यू वर्क इन माई कंपनी। अच्छा रहेगा आप मेरी कंपनी में काम करो। चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि दीज काइंड ऑफ रोजेस आर वेरी पॉपुलर। ये तो बिल्कुल ही सहज है, देखते ही आपने चुन लिया होगा कि सर दीज तो प्लूरल का सूचक है। दीज के बगल में आने वाले जो नाउन होते हैं ये नाउन प्लूरल नंबर में होते हैं। ठीक है, और दीज जो है कि ये क्या करता है, ये किसका प्लूरल है, ये दीज का प्लूरल क्या है आपका, दीज है। और दैट का प्लूरल क्या होता है दोस्त, दैट का प्लूरल आपका होता है दोज। और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसका काम होता है पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट करना नाउन को। तो यहां पर देखो दीज प्लूरल का सूचक होता है और काइंड यहां पर देख लो क्या है, काइंड के दो मीनिंग होते हैं, ये मैं आपको बतला ही चुका हूं। काइंड का मतलब दयालु, मीन्स हैविंग लव एंड सिंपैथी फॉर अदर्स, तब ये एडजेक्टिव होगा। लेकिन दीज के बगल में तो आपको नाउन चाहिए, इसका मतलब काइंड का प्रयोग जो किया गया है नाउन के रूप में किया गया है। और काइंड का मतलब यहां पर क्या होगा, टाइप होगा। और जब प्लूरल होगा तो टाइप का प्लूरल क्या होगा, टाइप्स, तो काइंड का प्लूरल क्या होगा, काइंड्स। दीज काइंड्स ऑफ रोजेस आर वेरी पॉपुलर। इस तरह के जो गुलाब हैं वो बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है, बहुत ही पॉपुलर है। चलो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अगर मैं कहता हूं इजी क्वेश्चन था या डिफिकल्ट क्वेश्चन था, दोस्त कोई भी क्वेश्चन ना तो इजी होता है ना तो डिफिकल्ट होता है। अगर आपके पास जानकारी है तो इजी है, अगर जानकारी नहीं है तो वही क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहे हो, ही डजंट नीड योर हेल्प बिकॉज ही इज टू इंटेलिजेंट। अब देख लो, आपका नजर जा चुका होगा, ही डजंट नीड योर हेल्प। इसका मतलब क्या है, उससे आपके मदद की जरूरत नहीं है। क्योंकि बिकॉज, क्योंकि ही इज टू इंटेलिजेंट, क्योंकि वो इतना तेज है जितना होना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, किसी को, कोई इंसान इतना तेज है जितना होना नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, मेंटली तो डिस्टर्ब होगा इंसान ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे इंसान को तो मदद की जरूरत है। तो इस सेंटेंस को लिखने में देख लो कि यहां पर प्रयोग किसका हुआ, टू, टी डबल ओ टू का प्रयोग हुआ है। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। टी डबल ओ टू क्या है, एडवर्ब है। और इसका मतलब क्या होता है, मोर देन प्रॉपर, मोर देन प्रॉपर, मोर देन प्रॉपर, या आप क्या कहोगे, मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। और जिस सेंटेंस में ये आ जाता है ये पूरे सेंटेंस के मीनिंग को क्या करता है, निगेटिव बना देता है, निगेटिव बना देता है। और सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि उसे आपकी मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लड़का जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो जितना होना चाहिए उतना इंटेलिजेंट है, इसीलिए उसको जो की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपको चाहिए पॉजिटिव वर्ड और आप उठा करके रख रहे हो निगेटिव वर्ड को। तो सीधी सी बात है, टी डबल ओ टू को हटाओ, इसके जगह पर वेरी लिख दो, ना हो गया तो करेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में है, मोदी नगर इज फर्दर फ्रॉम देहरादून देन मेरठ। तो यहां पर देख लो मोदी नगर जो है, ठीक है, फर्दर फ्रॉम देहरादून, देहरादून से कहीं ज्यादा दूर है मेरठ की तुलना में। तो यहां पर देखो आपको क्या कहा गया, फर्दर, फर्दर का प्रयोग किया गया। और मैंने आपको बतला दिया है
फार्दर और फर्दर में क्या डिफरेंस है ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, क्योंकि फार्दर का प्रयोग करते हो डिस्टेंस के लिए करते हो और फर्दर का प्रयोग एडिशनल के मीनिंग में करते हो आप करते हो। ठीक है, तो यहां पर देखो सेंटेंस मीनिंग क्या कह रहा है कि मोदी नगर देहरादून से ज्यादा दूर है मेरठ की तुलना में। तो यहां तो आपको डिस्टेंस दिखा रहे हो आप इस एक्सप्रेशन में, और जब डिस्टेंस दिखाओगे तो दोस्त क्या करो कि फर्दर का प्रयोग ना करो, इसके बदले आप किसका प्रयोग कर लो, फार्दर का प्रयोग कर लो, और आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस चलते हैं, देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या कहा जा रहा है कि नो एनिमल इज सो सेक्रेट टू द हिंदूज एज द काउ इज। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदू धर्मावलंबियों के लिए गाय से पवित्र जानवर कोई भी नहीं है। मतलब क्या हुआ, जितना पवित्र वो लोग गाय को मानते हैं उतना पवित्र किसी भी अन्य जानवर को वो नहीं मानते हैं। तो देखो, तो इसमें जब आप गौर करोगे तो सेंटेंस की शुरुआत किससे की गई है, नो एनिमल से की गई है। ठीक है, सेक्रेट टू द हिंदूज एज द काउ इज। अब यहां पर देखो, तो ये सेंटेंस का निर्माण हुआ कैसे है, तो यहां पर देखो क्या हुआ, दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव को, दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज करके जो आपने स्टेटमेंट्स बनाया है, इसी को जब आप पॉजिटिव डिग्री में लिखना चाहोगे, इसी को अगर आप पॉजिटिव डिग्री में लिखना चाहोगे तो सेंटेंस की शुरुआत ही हम किससे करते हैं, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन से करते हैं। और नो तो यहाँ बेचारा अकेले है, तो आप क्या करोगे, नो के साथ अदर लगा दो, एनिमल तो सिंगुलर नंबर में है ही। नो अदर एनिमल इज सो सेक्रेट टू द हिंदूज एज द काउ इज। तो यहाँ पर देख लो क्या है, सेक्रेट टू द हिंदूज। ठीक है, और यहाँ पर देखो सो एच का प्रयोग किया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव बीच में है आपके सेक्रेट, और सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से होगी। तो क्या करोगे, नो के साथ अदर को ऐड कर दो और स्टेटमेंट्स आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या कहा जा रहा है, द फूड टेस्टेड डिलीशियसली एंड वी एंजॉयड इट टू आवर फिल। हाँ बिल्कुल ही, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। हो सकता है इनमें जो है कि आपसे थोड़ी बहुत गलती हो जाए, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है दोस्त, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। मैं यहाँ पे हूँ आपकी मदद करने के लिए। तो यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में यूज किसको किया गया है, टेस्टेड को यूज किया गया है। तो आप इसे कहीं भी नोट कर लेना, कॉपुलर वर्ब, कॉपुलर वर्ब के नाम से इसे ऐड कर लेना। ठीक है, आप कहोगे कि सर कॉपुलर वर्ब के बारे में क्या जानकारी आप देने जा रहे हो, तो कॉपुलर वर्ब के बारे में मैं आपसे ये कहूंगा कि सामान्यतः इन जनरल अगर आप देखो, इन जनरल अगर आप देखते हो तो किसी भी वर्ब के बाद जनरली एडवर्ब को लाए जाते हैं इस वर्ब को क्वालिफाई कराने के लिए। जैसे देख लो, अगर मैं कहता हूं यू प्ले वेल, अगर मैं कहता हूं यू प्ले वेल, इसका मतलब आप अच्छा खेलते हो। अगर मैं कहता हूं सी स्पोक ब्यूटीफुली, सी स्पोक ब्यूटीफुली, इसका मतलब क्या, बड़ी खूबसूरती से उसने बोला। तो यहां पर देख लो, एक वर्ब के बाद जनरली जो आपके वर्ड आते हैं ये क्या आते हैं, आपके एडवर्ब आते हैं। ठीक है, एक वर्ब के बाद एडवर्ब आते हैं, लेकिन कॉपुलर वर्ब मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं हमारे पास जिस वर्ब के बाद आप एडवर्ब नहीं ला सकते, बल्कि आपको क्या लाना होगा, एडजेक्टिव लाना होगा। और ऐसे वर्ब की श्रेणी में आपके क्या क्या है, टू बी वर्ब। पहले तो है आपके टू बी वर्ब। टू बी वर्ब की श्रेणी में कितने वर्ब हैं आपके, 5, और ये 5 क्या हैं, इसएमआर, इसके बाद देख लो फिर है आपके वाज और वर, वाज एंड वर। इसके बाद देखो इसके अलावे भी हैं आपको टर्न है, स्मेल है, साउंड है। ठीक है, इसके बाद देख लो फिर आपका क्या है, टेस्ट है, फिर इसके बाद देखो फील है, इसके बाद देखो फिर आपका मेक है। ये ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद आपको जरूरत किसकी पड़ती है, एक एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है। चलो इसको हम एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाते हैं। इतना सा सबसे पहले आप लिख लो, इसके बाद दिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू। कहीं पर इसे आप नोट कर लेना इन कंसेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से अक्सर आपके सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं कहता हूं ही इज इंटेलिजेंट, तो यहां पर देख लो क्या है कि ही इज इंटेलिजेंट या ही वॉज इंटेलिजेंट, तो ये तो टू बी वर्ब है ना आपके, और इंटेलिजेंट देखो क्या है आपके, एडजेक्टिव है। चलो अच्छी बात है। इसके बाद देखते हो, अगर मैं लिखता हूं, इसमें आपके लुक्स भी हैं, जैसे देखो अगर मैं लिखता हूं यू आर
यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत दिख रहे हो। तो यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये सही है। अगर इसकी जगह पर अगर आप ब्यूटीफुली लिखते तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से जैसे देखिए अगर मैं लिखता हूँ यू मेड मी, बोलो यहाँ पर अब मैं हैप्पी लिखूंगा या कि हैप्पीली लिखूंगा। तो आप तुरंत कह दोगे सर हैप्पीली कैसे लिख सकते हो, क्योंकि हैप्पीली तो हो जाएगा एडवर्ब और मुझे चाहिए एडजेक्टिव। एडवर्ब तो मुझे लेने नहीं है, मैं एडजेक्टिव लूंगा तो क्या करूंगा, यू मेड मी हैप्पी, आपने मुझे खुश कर दिया। जैसे देख लो कि लोग कहते हैं ना कि आपको अच्छा फील हो रहा है कि नहीं, तो आप क्या कहते हो, आई एम फीलिंग गुड ओवर हियर, मैं यहाँ अच्छा महसूस कर रहा हूँ, फील गुड का एहसास कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आई एम फीलिंग गुड। आप बोलते हो आई एम फीलिंग गुड। बस इतना सा ध्यान रखना कि इसके बगल में क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा ना कि एडवर्ब होगा। लेकिन इनमें देखो कि कुछ हमारे क्या है, एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस भी हैं, वो क्या है एक्सेप्शंस, इस चीज को ध्यान में रख लो। एक्सेप्शंस ये हैं, खास करके देखो डेलिब्रेट एक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे ना, डेलिब्रेट एक्शन समझ रहे हो किसे कहते हैं। डेलिब्रेट एक्शन का मतलब हुआ जानबूझकर किया गया कार्य। ठीक है, जानबूझकर किया गया कार्य अगर दर्शाना हो तो खास करके 3 ऐसे वर्ब हैं आपके, जैसे देखो टर्न, स्मेल, इसके बाद देख लो फिर आपका क्या है, टेस्ट। ये ऐसे वर्ब हैं, अगर इसका प्रयोग अगर आपने डेलिब्रेट एक्शन के लिए किया है, डेलिब्रेट एक्शन का मतलब क्या हुआ, सोता होने वाले कार्य नहीं है, ये जानबूझकर किया हुआ कार्य है। ये क्या है आपका, जानबूझकर किए गए कार्य के लिए अगर इसका प्रयोग हुए हैं, किए गए कार्य, अगर जानबूझकर किए गए कार्य के लिए अगर इसका प्रयोग हो तो इसके बगल में एडवर्ब ही आते हैं, एडजेक्टिव तब नहीं आते हैं। तब आप एडजेक्टिव को आप नहीं रखोगे। देखो अगर मान लेते हैं कि मैं अपने दुश्मन के घर गया, दुश्मन कहने का मतलब क्या हुआ, देयर इज नो कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन हिम एंड मी। इसका मतलब क्या, मेरे दुश्मन और मेरे बीच में जो है कि हृदयग्राही संबंध नहीं है, अच्छे संबंध नहीं है हमारे। और तब अगर वो मुझे एक गिलास दूध ऑफर करे पीने के लिए, तो मैं दूध अब पीऊं कि ना पीऊं, आप तो कसमकस की स्थिति में हो गए। अगर पियोगे भी तो आप पीते हुए भी आप जो है कि थोड़ा सा टेस्ट को महसूस करने की कोशिश करोगे, कहीं इसमें कोई वो पॉइजन तो नहीं मिला दिया है या कुछ और तो नहीं मिक्स कर दिया है। इसका मतलब जानबूझ करके जो कि आप क्या करोगे, उसको जो है कि क्या करोगे, सस्पिशियसली आप उसको जो है कि क्या करोगे, इनटेक करोगे। तो अगर हम ऐसे सेंटेंस लिखें, आई टेस्टेड द मिल्क suspiciously when my enemy offered it to drink। तो यहां पर देख लो क्या हुआ, सस्पिशियसली, यहां पर देखो एडवर्ब की जरूरत पड़ी है और ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है। यहां पर अगर आप सस्पिशियस करोगे तो ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से देखो अगर मान लो कि सिनेमा देखने गए हो आप, वहां लंबी कतार है और आपको टिकट लेना मुश्किल पड़ रहा है, और उस ऐसे ही समय में पीछे से कोई आए और धक्का दे करके जो कि क्या कहता है, वो आगे जाना चाहे, टिकट काउंटर से टिकट लेना चाहे, तो उस समय में कितना गुस्सा आता है। और आपको चोट भी लगी है तो तुरंत गुस्सा करके पीछे मुड़ करके देखते हो ताकि उसको लगे कि आप गुस्सा जाहिर कर रहे हो। तो क्या करोगे, तब आप कह सकते हो आई turned angrily to the man behind me। मैं गुस्सा करके उस व्यक्ति की तरफ पलटा जो व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा था। तो यहां पर देखो क्या जानबूझ करके आपने गुस्सा जाहिर किया है, और यहाँ एंग्रीली एडवर्ब आपने यूज किया है, और अपने आप में यह करेक्ट है। हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आप इतना सा याद रखना, चाहे आपका क्या है, टेस्ट हो जाए, चाहे आपके फील हो जाए, चाहे आपके साउंड हो जाए, ठीक है, या कि टू बी वर्ब हो जाए, तो इसके बगल वाला जो है, ये जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल वाले शब्द आएंगे ये कौन आएंगे, एडजेक्टिव आएंगे, ना कि एडवर्ब आएंगे। चलो ठीक है जेंटलमैन, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, द फूड टेस्टेड डिलीशियसली नहीं करोगे आप, बल्कि इसको हटा करके क्या करोगे, डिलीशियस। इसको डिलीशियस कर दो, एडजेक्टिव बना लो, और स्टेटमेंट्स ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर देखो 38 में क्या कहा जा रहा है कि सी इज एज क्लेवर। यहां देखो, ये प्रीवियस जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, अब से पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, यहां देखो इफ नॉट कंजंक्शन से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहां पर देखो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, और जब यहां एज को यूज किया गया पॉजिटिव डिग्री के साथ, तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बगल में भी आपको क्या रखना चाहिए, यहाँ एज रखना चाहिए ना। आप तो ऐसे पहचान लिए। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस का मीनिंग। सी इज एज क्लेवर, यहां क्या करोगे आप, क्लेवर नहीं करोगे बल्कि यहां पर क्या करोगे, क्लेवर कर दो। सी इज एज क्लेवर, हाँ क्लेवर ही है, सॉरी क्लेवर ही है। सी इज एज क्लेवर एज इफ नॉट क्लेवरर देन हर मदर। मतलब क्या हुआ, अगर वो अपनी माँ से ज्यादा चालाक नहीं है तो एटलीस्ट वो उतनी चालाक है जितनी कि उसकी माँ है। तो इस तरह से क्या हुआ, सेंटेंस भी आपका मीनिंगफुल हो गया। तो यहां पर क्या करना है, क्लेवर के बगल में आप एज लगा दो, सेंटेंस आपका करेक्ट है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं, तो यहां पर देखो क्या है, सी वेंट टू होलसेल मार्केट एंड बॉट चीप वेजिटेबल्स। अब यहां पर देखो इसके पोजीशन में बात है। सेंटेंस क्या कह रहा है कि वो कहां गई थी, होलसेल मार्केट गई थी, और उन्होंने सब्जियां जो खरीदी, चीप वेजिटेबल्स खरीदी। तो यहां पर देखो चीप शब्द का जो प्रयोग किया गया, ये देखो दोस्त, आप कहते हो ना चीप मेंटालिटी, आप कहते हो ना चीप मेंटालिटी, चीप एटीट्यूड। तो इसका मतलब क्या हुआ, घटिया मेंटालिटी के शिकार लोग भी होते हैं दुनिया में, घटिया मानसिकता के भी शिकार लोग होते हैं, मानसिकता के भी शिकार लोग होते हैं। मतलब क्या हुआ, चीप के बगल में अगर आप जो है किसी भी नाउन को प्लेस कर दोगे तो ये क्या करेगा, थिंग्स ऑफ इंफीरियर क्वालिटी को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा, थिंग्स ऑफ इंफीरियर क्वालिटी को दर्शाएगा ये, ठीक है। तो अब जरा सोच करके देखो लॉजिकली, अगर कोई भी जाएगा होलसेल मार्केट तो क्या करेगा, सड़ी गली सब्जियां, मतलब क्या घटिया सब्जी खरीदने के लिए जाएंगे आप होलसेल मार्केट, क्या आप तो ये सोच के जाएंगे कि सब्जियां भी ताजी खरीदूंगा और कीमत भी मुझे क्या करना होगा, कम पे करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप घटिया सब्जी खरीदने नहीं जा रहे हैं, निम्नतर गुणवत्ता वाली सब्जियां खरीदने नहीं जा रहे हैं, बल्कि सब्जियां तो अच्छी खरीदूंगा लेकिन प्राइस में कम पे करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ पोजीशन में गड़बड़ है। इस चीप को उठा करके वेजिटेबल्स के बाद रख दो। जब वेजिटेबल्स के बाद रखोगे तब जाकर के इसका मतलब क्या होगा, सस्ती सब्जियां खरीदी, ठीक है। तो अगर आप वेजिटेबल से पहले रखते तो वेजिटेबल की क्वालिटी क्या हो जाती, इंफीरियर हो जाती। और मुझे करना क्या है, सस्ता सब्जी खरीदना है न कि महंगा, इसलिए चीप को उठा करके क्या करेगा, उस तरह रख दीजिएगा। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 39। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो, सबसे पहले पढ़ के देखो कहना क्या चाहता है। देयर इज नो अदर नेम मोर ग्लोरियस देन सरदार पटेल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ, भारत के इतिहास में अगर देखा जाए कि कोई भी अन्य नाम उतना गौरवमयी नहीं है जितना कि सरदार पटेल का नाम है। तो ये देख लो कि क्या आपके नाउन के क्वेश्चंस आ गए हैं बाय मिस्टेक, तो चलो इसको ऐसे ही करेक्ट कर लो। देयर इज नो अदर नेम मोर ग्लोरियस देन सरदार पटेल्स। यहाँ पर आप एपोस्ट्रोफी एस लगा लो और स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को सबसे पहले पढ़ के देखो क्या है। He only is responsible for the problems which I am facing today। मतलब क्या हुआ, सिर्फ वही दोषी है उन समस्याओं के लिए जिन समस्याओं से मैं जूझ रहा हूं आज। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो वनली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये वनली जो है आपके एडवर्ब सेक्शन का ये क्वेश्चन इन कर गया है। चलो कोई बात नहीं, आ गया तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक ये भी एडवर्ब का इन कर गया है। वनली देखो एडवर्ब है, ये ऐसा एडवर्ब है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ये नाउन और प्रोनाउन को बेसिकली क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका प्रयोग जब भी होता है उस नाउन और प्रोनाउन से क्या होता है, पहले होता है। नाउन या प्रोनाउन से आप पहले प्रयोग करोगे तो ही वनली इज रिस्पॉन्सिबल नहीं करोगे, वनली ही इज रिस्पॉन्सिबल करोगे। यहाँ पर क्या करोगे आप, वनली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स व्हिच आई एम फेसिंग टुडे। आज जो मैं समस्याओं से जूझ रहा हूँ सिर्फ वही दोषी है इसके लिए। तो क्या करोगे, ही वनली नहीं करोगे, वनली ही करोगे। जब मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा कि वनली का प्रयोग किस किस कंटेक्स्ट में होता है। चलो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखो आप क्या कह रहे हो।
क्वेश्चन नंबर 42 में है मिस्टर चोपड़ा इज मोर सीनियर टू मी इन सर्विस। ये तो हो गया, क्या कहता है, दिस इज द लॉलीपॉप टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लॉलीपॉप इसलिए क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं कि सीनियर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, जूनियर हो, इन्फेरियर हो या कि सुपीरियर हो, ये सारे एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये लैटिन कंपैरेटिव्स माने जाते हैं। ये लैटिन कंपैरेटिव्स माने जाते हैं, ये अपने साथ देन नहीं लेते हैं बल्कि प्रीपोजिशन टू लेके आते हैं, ठीक है। और ये पहले से कंपैरेटिव डिग्री में है, तो इसमें जबरदस्ती मोर लगा करके कंपैरेटिव बनाना, ये मोस्ट लगा करके जो है कि ये सुपरलेटिव बनाना, ये क्या है, हमारी बेवकूफ़ी होगी। दिस वुड बी नथिंग बट आवर फुलिशनेस। सो अगर सीनियर के पहले मोर लगा हुआ तो गलती तो है, इसको हटा दो, स्टेटमेंट्स करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो आप क्या कहना चाह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है बिकॉज ऑफ हर फ्रैंक नेचर, ठीक है, आई लाइक हर मोस्ट। मतलब क्या हुआ, उसके फ्रैंक नेचर की वजह से, उन्मुक्त व्यवहार की वजह से मैं उसे सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, ये कहना चाह रहे हो आप, ठीक है। आपको लगा होगा कि सेंटेंस जो है कि सर नो एरर में है, नो एरर में है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसमें एरर है दोस्त। एरर क्या है, सेंटेंस की समाप्ति देख लो, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ हुई है। अगर कोई भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव आए और यहीं पर अगर मान लो कि सेंटेंस की एंडिंग हो जाती है, तो ऐसे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल्स दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आर्टिकल्स दी यहां से हटा दो, स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो ना विच स्टूडेंट, अगर आप लिखते हो विच स्टूडेंट डू यू लाइक मोस्ट, डू यू लाइक मोस्ट, लाइक मोस्ट या डू यू लाइक बेस्ट अगर आप कहते हो, तो देख लो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है। और यहां पर जो आप सोचोगे कि आर्टिकल्स हम दी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा दोस्त, बल्कि बिना आर्टिकल्स के ही ये सुपरलेटिव डिग्री से सेंटेंस की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। अर्थात अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बात करोगे तो क्या कहोगे, व्हेन द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री कम्स इन द प्रेडिकेटिव पार्ट इट डजंट टेक एनी आर्टिकल्स। ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप सीधा सीधा कहो ना कि सुपरलेटिव डिग्री से सेंटेंस की समाप्ति होगी तो हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में देखो आप क्या कहना चाह रहे हो। 44 में देखो सी हैज नॉट ब्रोकन द विंडो, समबडी हैज ब्रोकन इट। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है सी हैज नॉट ब्रोकन द विंडो, वो लड़की जो है खिड़की को नहीं तोड़ी है, somebody has broken it, कोई तोड़ा है इसे। सेंटेंस का जब टोन पकड़ोगे तो ये कहना चाह रहा है कि उस लड़की ने विंडो नहीं तोड़ा है बल्कि किसी और लड़की ने विंडो तोड़ा है। तो यहां पर देख लो क्या हुआ, somebody के साथ else लगा दो, somebody else has broken it। ये भी एडजेक्टिव्स वाले पार्ट में जो है कि ये आपका जो है कि किसका, नाउन का जो है कि क्वेश्चन इन कर गया है। चलो इन कर गया, कोई बात नहीं है, हम लोग सॉल्व कर लिए, काफी है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो क्या कह रहा है सेंटेंस, दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द आइलैंड टू अनदर। ये देख लो ये सबसे क्या है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि ग्रामरियंस के बीच में ये विवाद है आज तक, ठीक है। कोई ये कहते हैं कि फ्रॉम के बाद आप क्या कर लेना कि जो कि कुछ ग्रामरियंस कहते हैं अनदर लगा दो, कुछ कहते हैं अदर लगा दो, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या कि ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज तो है हमारे लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जज करेंगे। तो आप क्या करना, अनदर का प्रयोग नहीं करना दोस्त, आप अदर का प्रयोग कर लेना, क्योंकि ये रखोगे कि प्रेफरेबल अदर ही है, अनदर नहीं है, ताकि एग्जाम्स में आपको क्या चाहिए, स्कोर चाहिए। इसलिए अनदर का प्रयोग नहीं करना, बल्कि आप किसका प्रयोग करोगे, अदर का प्रयोग करोगे, ठीक है। जैसे कि आप कहते हो ना फ्रॉम मॉर्निंग, जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा उनमें भी इसके बीच का टेक्निकलिटीज बताऊंगा आपको। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग अगर हम करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हो, और एंडिंग पॉइंट के लिए किसका प्रयोग करते हो, टू का प्रयोग कर सकते हो, टिल का प्रयोग कर सकते हो, अनटिल का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जब प्लेस की बारी आती है तो क्या करते हैं हम लोग, अदर का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखो, क्वेश्चन नंबर 46 भी आपका टेक्निकल है, इसलिए कहता हूं दोस्त आपके पास जानकारी कितनी भी क्यों ना हो जाए, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक निखार नहीं आएगा आपको। फिनिशिंग टच अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चन से आपको रूबरू होना ही होगा। देखो सेंटेंस क्या कहता है कि ही विल स्पेंड हिज रिमेनिंग लाइफ विथ हिज डॉटर। वो अपनी बाकी बची खुची जिंदगी किसके साथ गुजारना चाहता है, अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहता है। सेंटेंस का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया, लेकिन शब्दों के यूसेज में थोड़ी सी जो कि आपसे चूक हो गई।
चूक क्या हो गया, ये देखो आपने यूज किया रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग का मतलब क्या, क्या आपको पता है आप कितने दिन जिएंगे, आपकी जो जीवन अवधि है, लाइफ स्पेन है, क्या ये नोन है आपको? आपको पता है कि 60 साल जिएंगे कि 70 साल जिएंगे? तो आप क्या करना, जीवन अवधि के लिए ये रिमेनिंग का शब्द का प्रयोग नहीं करना, बल्कि आप क्या करना कि ही विल स्पेंड, ठीक है, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। क्या बनाओगे, ही विल स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ विथ हिज डॉटर। तो इसमें क्या करना कि रिमेनिंग शब्द का प्रयोग नहीं करके बल्कि क्या करना, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ यूज कर लो। सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखो क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, शी इज अ यंग लेडी ऑफ 25 years old। सबसे पहले देखो, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, आप क्या जवाब देते हो, आई एम 20 years old। ये भी जवाब आपका सही है। अगर आप इतना ही में जवाब छोड़ते हो आई एम 20, ये भी आंसर सही है आपको। अगर आप कहते हो कि मैं 20 साल का स्टूडेंट हूं तो क्या कहोगे, आई एम अ 20-year-old स्टूडेंट। अब यहां पर देखो क्या हुआ, ओल्ड के बाद आपने किसको ले आया है, स्टूडेंट यानी नाउन को ले आया है, सिंगुलर और काउंटेबल। तो आप यहां पर क्या करोगे दोस्त, ईयर में से एस क्या करोगे, गायब कर दोगे। चूंकि नाउन सिंगुलर और काउंटेबल है, इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर आपने क्या किया, आर्टिकल्स को यूज कर लिया है। तो क्या करोगे, सी इज अ यंग लेडी ऑफ 25 year old। यहां से एस हटा दो, बाकी सेंटेंस क्या है, सही है, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को अगर हम जो है कि इंप्रूव करा करके लिखते तो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, शी इज अ 25-year-old लेडी, ठीक है। तो यहां पर देखो ऐसे भी लिख सकते थे, शी इज अ यंग लेडी ऑफ 25-year-old। तो यहां पर क्या करोगे आप, एस को हटा लो, बाकी एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो दोस्त, आज हम लोग जो कि इस क्लास को यहीं पे हम लोग सम अप करते हैं। आज के इस वर्कशॉप में आपने देखा कि बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए कैसे क्वेश्चन पे जाया जाता है, कैसे सेंटेंस को इंप्रूव करना सीखोगे। इन द नेक्स्ट सेशन मैं आपसे डिस्कस करूंगा अब यही सारे कंसेप्ट अगर आपको एरर के फॉर्म में आएंगे, कि एरर चाहे सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है, या ए और बी दोनों ही पार्ट में है, इस तरह के क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल होंगे ये नेक्स्ट सेशन में तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। और इसके बाद जब फिनिशिंग टच का आपका सेशन आएगा उसमें सिर्फ जो कि प्रीवियस ईयर के सिर्फ क्वेश्चन दिखेंगे कि डिफरेंट एग्जाम्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और आपका अप्रोच कैसा रहा है। चलिए, विद दिस इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू सम अप द क्लास फॉर द डे। टेक केयर, be safe and sound, and see you again on the same time and same channel. Till then, good night and goodbye.